बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयाँ नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। ने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अब एक नया प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव है। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी, बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नजर से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहां कहने की स्थिति में नहीं हूं। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास, तो उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयाँ नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया, उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) का 299 एवं आईटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। अब ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने कोरोना के महामारी के समय 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी, जिसको कि बाद में केंद्र सरकार को ही उसको बंद कराना पड़ा। कोई नई दवा आती है तो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, टेस्ट होते हैं, और ये ठग रामदेव ने एक
दवा लॉन्च कर दी और उसमें 2 केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जी उनमें लॉन्च में पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे और डॉक्टर भी थे। अब उन्होंने कोलगेट और पेप्सोडेंट के खिलाफ प्रचार किया कि कोलगेट और पेप्सोडेंट में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हैं, फ्लोराइड से हड्डियां खराब होती हैं। कोलगेट ने पतंजलि पर केस किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैगी में पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में कहा कि मैगी में लेड है, शीशा है उसमें भी इन्होंने पतंजलि का जो नूडल निकला था वो भी FSSAI जो कि हमारी बॉडी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो नूडल इसने बनाया था। अब हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पर भी इन्होंने हमला किया कि मॉल्ट आधारित ड्रिंक्स में शुगर केमिकल होते हैं, बादाम पाक आयुर्वेदिक है। अब CAC की रिपोर्ट में पतंजलि बादाम पाक में भी अत्यधिक शुगर पाई गई। इसके बाद जो इन्होंने दवाइयां दी थी, एलोपैथी दवाइयां किडनी खराब करती हैं, आयुर्वेद इलाज कराते हैं, मधुनाशिनी डायबिटीज ठीक कर देती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है 2024 में, 1000 करोड़ का। अब वो जुर्माना वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये केस किया था। अमूल और नेस्ले पर भी हमला। अमूल तो हमारे किसानों का संगठन है कि दूसरे घी में वनस्पति घी मिला होता है, पतंजलि घी देसी घी शुद्ध है, वो भी गलत पाया गया क्योंकि नेपाल में पतंजलि का घी बना हुआ उसको बैन किया गया कि उसमें मिलावट पाई गई। डोव शैम्पू और केश कांति, केमिकल शैम्पू के बाल झड़ते हैं और केश कांति बाल उगाता है, लेकिन केश कांति के बाल भी गलत पाया गया। कोको कोला और पेप्सी खिलाफ प्रचार, पतंजलि का नींबू सोडा पियो, वो भी फेल। इस तरह से झूठे प्रॉमिसेस कर करके उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे बेटा ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। अब ये इस तरह के ठग को यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन बांटी, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी और इन्फोसिस की जमीन इसलिए उसको कैंसिल कर दी क्योंकि इन्फोसिस ने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन ठग रामदेव की जमीन कैंसिल क्यों नहीं हुई अब तक? सतना में योग ग्राम प्रोजेक्ट 500 एकड़ जमीन दी गई है इनको, झाबुआ में 200 एकड़ जमीन दी गई है और आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने दावा किया था कि 5000 आदिवासी परिवार रोजगार मिलेगा, वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। गुना में गौ आधारित कृषि प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन वहां दे दी। ये गायों से गोबर मूत्र के जैविक खाद बनाने का प्लांट, वहां कुछ नहीं हुआ। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से 25 करोड़ का सब्सिडी भी ले ली। इसी प्रकार से शिवपुरी में जैविक कपास उगाने के लिए 150 करोड़ का 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। और इस जैविक कपास का तो इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं उस पर अलग से आपसे बात करूंगा, मेरे पास पूरी उसकी जानकारी है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को उसकी शिकायत की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल जी को बताया और पीयूष गोयल जी ने मुझे स्वीकार किया कि हाँ बहुत बड़ा घपला है, जहां हजारों करोड़ का फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन बताकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया गया। और उसमें वहां पर एक तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक खास टीआई था भदौरिया, जो कि फरार होते हुए भी उसको गृह मंत्री जी ने अपने गृह थाने में फरार टीआई को टीआई बनाया हुआ था दतिया में, उसकी फिर पोस्टिंग कर दी उन्होंने इंदौर में।
और उसने फिर वहां के जो ऑर्गेनिक कॉटन का गलत व्यापार कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा फर्जी बनाकर उनसे पैसे वसूल कर लीजिए, वो अलग केस चला हुआ है कोर्ट में। इसी प्रकार सागर में मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन उनको मिली, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो आवंटन है ये हुआ तो उसमें उपयोग कहां हुआ, और उपयोग नहीं हुआ तो कैंसिल होना चाहिए। इसी प्रकार नरसिंहपुर में 230 एकड़ जमीन, भोपाल फूड पार्क में 50 एकड़ जमीन दे दी, मंडीदीप में, पीतमपुर में 10 हेक्टेयर जमीन दे दी, 25 एकड़। ये सारा जो है इस ठग जो है, और ठग जाने ठग की भाषा, यहां के ठग जो भाजपा के ठग हैं और ये दोनों मिलकर इस मध्य प्रदेश के नैसर्गिक साधनों को लूट रहे हैं, मेरा आरोप है और हम प्रमाणित करेंगे। साथियों, ये सारी बातें बताने के साथ साथ मैं इतना बताना चाहता हूं कि पतंजलि यहां तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयां हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयां बेचते बेचते ठगी करते करते से जमीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक जमीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके भी सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, और ये नई बात नहीं है, राजनीति में और विशेषकर फांसीवादी विचारधारा के लोग किसी भी राजनीतिक सफलता के लिए किसी एक समूह को कहते हैं ये दुश्मन है हमारा। ये हिटलर ने भी ये किया था। सारे यहूदी जो हैं जर्मनी के दुश्मन हैं और उनको टारगेट किया जाता है। जितने भी डिक्टेटर आज विश्व में हुए हैं सब कोई ना कोई पहले एक समूह को कहते ये दुश्मन है। अब उस व्यक्ति का कोई भी अगर समर्थन कर दे तो उसको राष्ट्रद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। यही हाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तत्कालीन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को ये दुश्मन घोषित किया हुआ है, और उनके खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो उसको तत्काल कह दिया जाता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा या उसके पक्ष में आवाज उठाएगा, उनके लिए मदद करेगा, तो वो राष्ट्रद्रोही है।